टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, मोहन राव भागवत जी जब सरसंघ चालक बने तो आया कि 2 RSS ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे मन में खटकी कि व्हाट इज़ सीक्रेट अबाउट RSS। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज़ सो सीक्रेट अबाउट RSS। और मन में यही था कि संघ इतना अच्छा काम करता है, सब सेल्फलेस, इतना निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो भी इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है। यही प्रश्न मेरे मन में भी उठता है। कोई बीजेपी उस समय नई नहीं थी, तो मेरे जो मेंटर हैं विमल केडिया, उन्होंने बताया रतन तेरा नाम कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आ रहा है, अपने को नहीं जाना पॉलिटिक्स में। तो ये हमारी सीख थी। क्या बात है। तो वहाँ से निकल के फिर जब आए पब्लिक में, जैसे जैसे लोग बुलाते गए आते गए। और इंटरेस्टिंगली पहला मेरा जो था शो वो NDTV में था बरखा दत्त के साथ। What a beginning है। क्योंकि टाइम्स नाउ ने मना कर दिया था, तो अर्नब गोस्वामी आते थे। वो 8-7 खिड़कियों में मैं भी होऊंगा, और खिड़की में जो बोलते जाओ मुंह खुलता है तो अर्नब गोस्वामी उसको डांट के बिठा देता है, तो मुझे नहीं आना तुम्हारे चैनल पे। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड हिंदू राष्ट्र। यहाँ से शुरुआत हुई और उसी पे लड़ाई होती थी, टेम्पल कंट्रोल पे लड़ाई होती थी। करते करते यार वो खुद को हिंदू कहने लग गए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने इतने सालों में कई लोगों में देखा है। नहीं, आपने ट्रिगर किया ये ट्रांसफॉर्मेशन, देखा ही नहीं है। संघ ने जीवन का आधार दिया है ना, बहुत प्रेरणा दी। मैं तो सब मानता हूँ कि जब से होश संभाला मैंने अपने हाफ पैंट में ही पाया। नमस्कार। हमारा महान देश भारत विविधता का देश है। यहाँ की बहुत ही व्यापक संस्कृति है, यहाँ पे विविध कलाएं हैं, उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान दर्शन है, और इस पथ का अनुसरण करने वाले कुछ बहुत ही विशिष्ट ज्ञानी हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं और चिंतक हैं। एक से एक अमूल्य रत्न हैं हमारे देश में। हमें लगा कि चेंज मेकर सीरीज़ में हम एक ऐसे ही रतन को बुलाएं जिनका नाम है श्री रतन शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। नमस्कार जी। बहुत स्वागत और बहुत आभार कि आप प्राचीन स्टूडियो में आए। बहुत लोगों के मन की इच्छा थी, हमारे दर्शकों में से, कि आपको अवश्य बुलाया जाए चेंज मेकर्स शो पे, इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि हमें भी ये लगता है कि वास्तविक रूप में आप खुद बहुत बड़े चेंज मेकर हैं, भारत के समाज के और हमारे देश के। तो बहुत स्वागत है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि रतन शारदा जी के ही अपनी शब्दों में आपका संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी बुलाने के लिए मुझे। और मैं अभिभूत हूँ कि आपने मुझे समझा कि मैं आपके इतने पॉपुलर चैनल पे आऊँ। और मेरा जीवन कोई विशेष जीवन नहीं है। संघ में बताया गया कि भाई इतने लोग काम करते हैं, उसमें आप भी एक हो, तो अपने आप को विशिष्ट मानने की, अपने आप को अलग मानने की मैं कुछ अधिक कर रहा हूँ, ऐसा मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मेरे जैसे लाखों लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपना जीवन दिया है, जिन्होंने अपना समर्पण किया है हर दृष्टि से, उनमें से मैं एक हूँ। और जहाँ तक जीवन परिचय, बड़ा सिंपल सा परिचय। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और जब तक समझ आई साइंस लिया, डिप्लोमा किया टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, लगा कि नहीं ये तो काफ़ी नहीं है, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ में चले गए। ह्यूमैनिटीज़ में गए तो इमरजेंसी में जाते ही इमरजेंसी आ गई, जेल में चले गए। जेल में से बाहर आए तो हमारे प्रिंसिपल ने हमको निकाल दिया, हालांकि मुंबई में मैं फर्स्ट रैंकर था, तो उसके कारण उसमें जेवियर्स में पहुंच गया। तो अलग अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, अलग अलग तरह के लोगों से, एक बिल्कुल टिपिकल ज़मीन से जुड़े कॉलेज से लेकर बिल्कुल एलीट लोग, वहाँ के कॉलेज में सारा अनुभव लिया। पढ़ाई का शौक़ था, शादी के बाद भी MA पूरे किया। और संघ से तो बचपन से जुड़ा था, हमारा सर्कल भी वही रहा। ये हुआ कि पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन लिखने का शौक़ बहुत लेट जागा। कुछ मैंने 14-15 किताबें एडिट कर ली थी, तो मेरे पीछे हमारे मित्र पढ़े, तुम भी लिखो तुम भी लिखो। उन दिनों एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, मोहन राव भागवत जी जब सरसंघ चालक बने तो आया कि 2 RSS ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेरे मन में खटकी कि व्हाट इज़ सीक्रेट अबाउट RSS। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज़ सो सीक्रेट अबाउट RSS। फिर आर्टिकल के बेस पे मैंने ये सीक्रेट्स ऑफ RSS पहली किताब लिखी।
और मन में यही था कि संघ इतना अच्छा काम करता है, सब अच्छे, सब सेल्फलेस, इतना निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो भी इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है। यही प्रश्न मेरे मन में भी उठता है। इसमें घटना बड़ी मज़ेदार है कि जो ऐसी घटनाएं खटकती थी, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। मे बी आई स्टार्टेड राइटिंग समवेयर ऑन 45-50 साल की उम्र मैंने सीरियस राइटिंग शुरू की। पहले आर्टिकल वगैरह लिखता था। तो यूपी में बहुत बड़ा एक कैंप हुआ आरएसएस का, कुछ 93,000 के आसपास लोग थे उसके अंदर, और नेचुरली 93,000 का कैंप, और उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी व्यवधान ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो बहुत बड़ी बात है। 3 दिन के लिए इकट्ठे हैं लोग। तो उसमें जो आर्टिकल देखा मैंने, उसके अंदर एक ही फ़ोटो थी जिसके अंदर नल के नीचे कुछ स्वयंसेवक नहा रहे थे। ये डिस्क्रिप्शन था आरएसएस के कैंप का। उनको और कोई न्यूज़ नहीं मिला। दैट हर्ट मी अ लॉट। फिर जब कभी देखते थे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ संघ के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे में हाफ पैंट दिखी तो कैमरा वहाँ से हटा दिया जाता है। तो मैंने कहा संघ के बारे में सीक्रेट संघ ने नहीं रखा। संघ तो अपने न्यूज़ भी देता है, अपने रेजोल्यूशन भी देता है। मीडिया नहीं रखा है कि इसको ढक के रखो भैया, देश का नुकसान कर रहे हैं, तो बड़े जी समाज को हम जो सेक्युलरिज्म सिखा रहे हैं उसके विरुद्ध इनों का सब चल रहा है, तो उन्होंने हमारे पे नकाब डाल के रखे, उसको हटाना चाहिए। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो उसके बाद में एक के बाद होता गया, लिखते गए। तो दैट इज़ हाउ आई केम इनटू पब्लिक लाइफ। मैं तो संघ का ऐसा स्वयंसेवक था, अपनी शाखा और अपने जितने भी आगे जिम्मेदारी मिले निभानी है। कभी बाहर पब्लिक में आने का शौक़ नहीं था। एक बार कभी कोई बीजेपी उस समय नई नहीं थी, तो मेरे जो मेंटर हैं बिमल केडिया, उन्होंने बताया रतन तेरा नाम कॉरपोरेशन इलेक्शन में आ रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया, अपने को नहीं जाना पॉलिटिक्स में। तो ये हमारी सीख थी। क्या बात है। तो वहाँ से निकल के फिर जब आए पब्लिक में, जैसे जैसे लोग बुलाते गए, आते गए, पर कभी अपनी तरह से मीडिया में ऐसे अपने को पुश करने का ऐसा कहीं मन में था भी नहीं, हुआ भी नहीं। और इंटरेस्टिंगली पहला मेरा जो था शो वो एनडीटीवी में था बरखा दत्त के साथ। What a beginning है। क्योंकि टाइम्स नाउ को मैंने मना कर दिया था, तो अर्नब गोस्वामी आते थे, तो ढूंढ ढांड के किसी ने मुझे मेरे ऑफिशियल एड्रेस से मेल डाला और उसने कहा कि भाई आप आइए हमारे चैनल पर। मैंने कहा मुझे नहीं आना। वो 8-7 खिड़कियों में मैं भी होऊंगा, और खिड़की में जो बोलते जाओ मुंह खुलता है तो अर्नब गोस्वामी उसको डांट के बिठा देता है, तो मुझे नहीं आना तुम्हारे चैनल पे। फिर जो एनडीटीवी में आ गए तो बोले अब तो आना पड़ेगा। सो दैट इज़ हाउ द जर्नी बिगैन। ब्यूटीफुल। एंड द जर्नी ऑल्सो सी द जर्नी इज़ 2 ways। यानी मैं जब आना शुरू किया तो अर्नब गोस्वामी और मेरा झगड़ा ये होता था कि भाई तुम कौन होते हो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला, तुम आरएसएस ने ठेका लिया हिंदू समाज की बात करने का, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड हिंदू राष्ट्र। यहाँ से शुरुआत हुई और उसी पे लड़ाई होती थी, टेम्पल कंट्रोल पे लड़ाई होती थी। करते करते यार वो खुद को हिंदू कहने लग गए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने इतने सालों में कई लोगों में देखा है। नहीं, आपने ट्रिगर किया ये ट्रांसफॉर्मेशन, देखा ही नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मेरी पुस्तकें पढ़ने के बाद वो स्वयंसेवक बने। क्या और सबसे इंटरेस्टिंग एक लड़की, यंग लड़की 25-26 साल की, मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने किताब भेंट की स्कूल के बाद, बहुत सालों बाद मिले, तो उसकी बेटी ने किताब छीन ली, बोली मुझे पढ़नी है। और पढ़ने के बाद मैं बोली मैं भी संघ की स्वयंसेवक बन गई, आरएसएस के लिए जो करना बताओ। दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग कि मेरे लिखने से अगर लोग समझ सकते हैं संघ को और संघ से जुड़ सकते हैं, तो मेरे लिए सबसे एक संतुष्टि की बात है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जीवन की। मैं स्वयं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जब मैं आई एम ब्लशिंग। आपके जितने पहुंचे हुए व्यक्ति को अगर नहीं, हम लोग तो आपने जो काम किया है ना, मतलब एक नॉन लेफ्ट की तरफ से एक नैरेटिव खड़ा करने का, एक हाई क्वालिटी जिसको तरुण देखे, एक बहुत बड़ा आपने एक वो चलाई है मूवमेंट। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसे इंस्पायर होते हैं। कमी हमारी यही है कि हम प्रेजेंटेशन में यूथ को अट्रैक्ट कर सकें, या कहीं ना कहीं कमी पड़ती है हमारी तरफ से, और उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया और मुझे लगता है कि बहुत लोग इसे इंस्पायर हो रहे हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये गुरु कृपा है और ईश्वर का अनुग्रह है। हमें लगता है कि हम लोगों को इस काम के लिए निमित्त बनाया गया है और हम निमित्त मात्र हैं। जैसी प्रेरणा मिलती है, जैसा मार्गदर्शन मिलता है, वैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि युवा प्रेरित होते हैं, उनको सही सत्य का आभास होता है, सही चीज़ें मालूम चलती हैं, और उसको प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली ढंग हमें लगा कि अब बहुत आवश्यक है भारत में होना। इसलिए हमने प्राच्यम और इस इंडिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। तो मैंने जब भी आपको सुना है और जब भी मैंने आपको पढ़ा है, तो मैंने देखा है कि बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है आपका चीज़ों को लेके, और अपनी बात को आप बहुत ही बहादुरी से और फियरलेसली
बेबाक होके आप अपनी बात को रखते हैं, पूरे कन्विक्शन के साथ हैं। ये दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न हुआ, ये मूल्य कहाँ से आपने पाए अपनी जीवन यात्रा में, हमें पहले इस विषय में बताइए। देखिए, पहली बात है कि संघ में होने के कारण निडर तो होना ही पड़ता है। क्या बात, यानी मजाक उड़ाना कि हाफ पैंट वाले जा रहे हैं आ रहे हैं, वो मजाक सहते हुए वहाँ से लेकर जो शुरुआत की, और कितना भी कोई असत्य हो, कितना भी आपका विरोध हो, आपको विनम्रता के साथ उसको उत्तर देना है, आपको साथ में लेना है। जो गुरुजी कहा करते हैं कि जो आज दो ही तरह के लोग हैं, या तो स्वयंसेवक है जो स्वयंसेवक बनेंगे, तो इस कारण किसी को दुश्मन नहीं बनाना, उसको अपने विचार समझाने हैं, आज नहीं तो कल समझेगा। और ये मेरा प्रयास जेवीएस में तब भी रहा, शुरू से ही रहा कि जो सुनता उसको बताता उसको सुन भी लो, अपनी बात भी रख दो। ये संघ ने सिखाया है। दूसरी बात है कि जब भी मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ तो पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ, और मैंने देखा कि हमारी संघ की बड़ी अच्छी किताबें थी, लेकिन उस समय जैसे रिवाज था, लिख देते थे अपनी घटनाएं, अपनी बातें बताते थे, रेफरेंस की कमी रह जाती थी। तो मैंने जब भी लिखा पहले रेफरेंस चेक करता हूँ अच्छी तरह थरली, और उसके लिए कितना भी रिसर्च करना पड़े करता हूँ मैं। उसके कारण कन्विक्शन होता है कि मुझे कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ, और आज तक मुझे डेटा के ऊपर है, मेरी फैक्ट के ऊपर आज तक कोई चेक नहीं कर पाया कि मुझे चैलेंज नहीं कर पाया। ये मेरे लिए संतुष्टि की बात है। और संघ ने बताया स्पष्ट बोलना है, क्योंकि हमने तो कभी पॉलिटिकल थॉट तो हमारा होता नहीं कि हमको लपेट लपेट के बताना है, और इसके लिए कन्विक्शन है। और इसके कारण ये है कि कन्विक्शन के पीछे रिसर्च है, कि मैं तो पहले रिसर्चर था ही नहीं, मैं तो बिजनेसमैन था, लेकिन जब से लिखना शुरू किया तब से, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जब कई बार विद्वानों का बैठता हूँ, अपने को बड़ा मैं डिफिडेंट होता हूँ कि मैंने तो जब लोग लिख चुके थे मैंने तब लिखना शुरू किया, और मैं उसके बाद मैंने शुरू किया, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे रिसर्च की, लेकिन बिना तथ्य के मैं फिर बात नहीं करता हूँ। इसके कारण कन्विक्शन अधिक है। क्या बात है। और संघ ने कहा ही है कि भाई जो बोलना है अपने फर्मली बोलो, तो मन में वो संस्कार है ही। वो संघ ने जीवन का आधार दिया है ना, बहुत प्रेरणा दी। कब से एसोसिएशन शुरू हुआ आपका संघ से, और कैसे हुआ? मैं तो सब मानता हूँ कि जब से होश संभाला मैंने अपना हाफ पैंट में ही पाया। ऐसा हुआ कि हमारे चाचा जी जो कीनिया में रहते थे, अमृतसर के स्वयंसेवक थे, और वो कीनिया में जाकर उन्होंने संघ का काम शुरू किया। मतलब आरएसएस का पहला जो शाखा लगी वो पानी के जहाज़ पे लगी थी, और लगाने वाले चाचा जी तो उनके यहाँ रुघानी करके गुजरात के स्वयंसेवक थे, दोनों हाफ पैंट में थे। पहचान लिया, प्रार्थना कर ली, करते करते 30-35 लोग जमा हो गए, और आगे जाके कीनिया में उन्होंने संघ का काम किया। वो जब भी 5 साल की उनको छुट्टी मिलती थी, टीचर थे, तो उनको फर्स्ट क्लास पास मिलता दुनिया में कहीं भी जाने का, पर वो कहीं नहीं जाते थे, सारे परिवार के साथ भारत में ही आते थे। और यहाँ पर आना, संघ के कार्यकर्ताओं को मिलना, प्रेरणा लेना और रिश्तेदारों को मिलना उनका एक स्वभाव था। तो जब आते थे हमको शाखा में ले जाते थे, तो उंगली पकड़ के ले गए। 4 हम भाई थे, चारों को उंगली पकड़ के ले गए, तो मैं सबसे छोटा था, तो इसलिए मैंने कहा जब से मुझे याद है मैं तो शाखा में ही था। तो लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी रही। सौभाग्य से ऐसे शिक्षक रहे हमारे जो बहुत डेडिकेटेड थे। यानी में 2 हमारे शिक्षक थे जो बाद में हमें पता चला, हमें वो बारीकियाँ कहाँ पता थी उस समय। हमारे एक शिक्षक थे मही जी करके, महेंद्र सिंह जी, सिंधी थे। उन्होंने 15 साल प्रमोशन नहीं लिया कि मैं शाखा में रहूँगा, यहाँ संस्कार करके बाल खड़े करूँगा, और उन्होंने शादी भी लेट की और उन्होंने प्रमोशन कोई नहीं ली। दूसरे हमारे घाटे जी करके थे, बड़े अच्छे प्लेयर थे कबड्डी के और सबके, शारीरिक में 2 हाथ से खड़ू, 80 साल की उम्र में भी चलाते थे तलवार। उन्होंने भी कुछ 15-20 साल प्रमोशन नहीं लिया था, मुझे बाद में पता चला। तो कोई व्यक्ति आपके साथ हमेशा है, आप दिन हो रात तो आपको समय दे रहा है, आपको मिल रहा है, सारे समाज को मिल रहा है, आपके साथ घूम रहा है। क्या बात है। और ऐसे जब 2 व्यक्ति आपकी शाखा में आपके शिक्षक रहे हों, और आपको पता है कि डेडिकेटेड हैं, तो आपके अंदर प्रेरणा आ जाती है। संघ में तो ऐसा है कि सब कहते हैं बौद्धिक के ऊपर मत जाओ, व्यवहार से बदलो। तो अगर आप व्यवहार, हमारे सामने कोई प्रचारक है, कोई शिक्षक है जिसको हम देख रहे हैं सेल्फलेसली काम कर रहा है, तो नेचुरली आप उस तरफ जाते हो। ऐसा नहीं कि मेरे काम में ब्रेक नहीं आए, मेरे काम में भी कभी कोई ब्रेक आए, लेकिन कोई ना कोई संभाल लेता था, कोई ना कोई शिक्षक था जो ध्यान देता था, छूटने नहीं देता था, कहीं ना कहीं पकड़ के रखता था। तो इसके कारण लगातार वो एक जोड़ रही है। कार्यकर्ता की स्पेशलिटी था कि कार्यकर्ता अच्छा है, इसको छोड़ो मत। हमारे सीनियर हैं विमल केडिया जी, अभी उनके 75 साल पूरे हुए, तो वो बड़े भाई जैसे थे, देखते कि छूट रहा था उसको बुला के कुछ ना कुछ काम थमा देते थे कि ये तू कर ले, या मेरी शाखा में अच्छा कार्यक्रम था तू भी आ जा, क्योंकि मेरी शाखा में कोई और था नहीं सीनियर। तो इस प्रकार से खासियत है हमारे यहाँ कि कार्यकर्ता को लगातार कुछ ना कुछ उसको आगे बढ़ाते रहना, तो उसके कारण लगा रहा लगन। रतन जी, बहुत ही आपने गहरी शोध की है, इनफैक्ट आपको थीसिस भी अवार्ड हुई, आप डॉक्टर रतन शारदा हैं।
संघ के ऊपर आपने है ना बहुत गहराई से शोध की और पूरी थीसिस लिखी है। क्या कैसे प्रेरणा हुई कि इस विषय पे और संघ के ऊपर एक थीसिस लिखें आपने? देखिए, मन में सबको रहता है कि मैं भी एमए कर लिया, पीएचडी भी कर रहा हूँ, सोचने का क्या होता नहीं है क्योंकि बिजी होते हैं। मैं ईआरपी कंसल्टेंट था, उसके पहले हमारा टेक्सटाइल का काम था, सब समय मिलता नहीं था। संघ की शाखा में भी समय मिलता नहीं जब आप काम कर रहे थे। लेकिन हमारे एक सीनियर है डॉक्टर यशवंत पाठक, अभी यूएसए के सिटीज़न है, प्रचारक रह चुके हैं। वो मेरे पीछे पड़े थे कि भाई तुम पीएचडी करो, क्या टॉपिक हो, डिस्कशन होने लगा। मैं कर नहीं पाऊँगा, तो मैं ऑलरेडी 60 साल का हो गया था, तो मैंने कहा कर नहीं पाऊँगा। नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा रेजोल्यूशन जो संघ का है, ये इसके बारे में किसी को पता नहीं है। संघ हर प्रतिनिधि सभा में, केंद्रीय कार्यकारिणी में रेजोल्यूशन पास करता है और संघ की पॉलिसी रेजोल्यूशन से डिसाइड होती है, लोगों को पता ही नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च करो। क्या बात है। दैट अट्रैक्टेड मी, सो आई वेंट थ्रू ऑल द रेजोल्यूशंस 1950 से लेकर 2014 तक के जो थे उस समय सारे मैंने स्टडी किए। फिर वर्गीकरण किया किस विषय पे हो सकता है कि बहुत बड़ा फैलाव तो संघ का बहुत बड़ा है, तो विषय भी बहुत फैलाव वाले हैं। देन आई फोकस्ड ऑन द कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कि किस प्रकार से एक बार हिंदुत्व का विषय छोड़ दिए, शाखा का विषय छोड़ दिए, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में संघ कैसे काम करता है। सो इट केम थ्रू रेजोल्यूशन। लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर बड़ी गहरी बहस चलती है कि फिर 3-3, 4-4 दिन बहस चलती है। पहले अधिवेशन शुरू होने से पहले चलती है, फिर घंटों वहाँ चलती है, उसके बाद में उसका निचोड़ एक बनता है। दूसरी बात है, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव बिना कंसेंसस के पास नहीं होता। संघ में कंसेंसस बिल्डिंग बहुत बड़ी एक कला है। तो सब जब कंसेंसस कर लेते हैं, सब ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, फिर उस रेजोल्यूशन बनता है। उस रेजोल्यूशन के बेस पे आगे संघ की स्ट्रेटेजी बनती है आने वाले साल में, किसको भी लेकर कैसे जाना है। तो रेजोल्यूशन पास करके पेपर पे ख़त्म नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो, तो कार्रवाई भी डिसाइड होती है। तो मैंने पाया कि 3 जो बड़े डिज़ास्टर के जो कन्फ्लिक्ट के एरिया थे, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर आज़ादी के समय से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और संघ ने सब जगह अपने अपने स्किल, अपनी अपनी कैपेबिलिटी, उस एरिया की कैपेसिटी, उसको देखते हुए वहाँ पर अपने अपने तरीके से उस जगह पे वो काम किया। कहीं रिज़ल्ट तुरंत आया, कहीं रिज़ल्ट कुछ सालों बाद आया, कहीं रिज़ल्ट बहुत देर बाद आया। नॉर्थ ईस्ट में सबसे देर में आया, लोगों को पता ही नहीं था कि संघ इतना काम कर रहा है। तो वो स्टडी करते समय उस समय संघ ये कह रहा था, पर संघ जनरली नेशनल जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है उससे अलग भी हमेशा बात करता है, डरता नहीं है। तो उसने कहा, उसके बाद उसने किया कैसे। सो दैट आइडिया कि आप रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसको ज़मीन पे लाते हैं, उसके लिए उसको फाइन ट्यून भी करते हैं कि पंजाब में काम करना तो कैसे करना है, जम्मू कश्मीर में करना तो क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है। तो वो सारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसको फिर मैंने थीसिस में कन्वर्ट किया और उससे मैंने केवल ये नहीं, संघ के विचार नहीं, तो उस समय बाकी लोग क्या सोच रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या कहना था, न्यूज़ मीडिया क्या कह रहा था और संघ क्या कह रहा था, और कैसे वो पीरियड ऑफ टाइम कहाँ संघ से कहीं एक आध गलती होगी, कहाँ पर ओवरऑल संघ की जो विजन थी वो इवन दो इट वॉज सपोज टू बी अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम, कैसे फाइनली उस पर लोग आए। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे जम्मू कश्मीर 370 आपके सामने ही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो जिसमें बहुत परिवर्तन हम देख रहे हैं अभी। तो ये सारा एक अच्छी यात्रा थी जिसके अंदर बहुत सीखना मिला। और ये टिपिकली एटीट्यूड ऑफ अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विज़-वी द नेशनल इश्यूज़। नहीं तो क्या होता है, एनजीओ बनते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो जुलूस निकालते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन संघ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन संघ गवर्नमेंट से कोऑपरेशन करके संघ वो नेशनल इशू के ऊपर गवर्नमेंट के साथ काम भी करता था। ये जो है कि भाई संगठन केवल बातें ना करें, संगठन केवल क्रिटिसाइज़ ना करें, जहाँ सोल्यूशन वो प्रोवाइड करें, जहाँ गवर्नमेंट नहीं माने अपना काम करते रहें, फाइनली वो काम समाज के ऊपर असर करेगा। ये मैंने इसमें सीखा है सारी रिसर्च में। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, वो इसलिए क्योंकि संघ के बारे में अभी और वैसे उस रिसर्च को 4 साल लगे थे और मैं 2 बार छोड़ चुका था। अच्छा। कि नहीं होगा, तो हमारे यशवंत पाठक ने छोड़ा नहीं मेरा पीछा। संघ के बारे में अभी भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और ये एक इसीलिए मेरी इच्छा थी कि हम आपको अवश्य बुलाएं चेंज मेकर्स शो में। जो भारत विरोधी ताकतें हैं और जिसमें भारतीय भी बहुत से हैं, जो इनकी लॉबीज़ हैं, लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वोकिस्ट हो गए हैं, और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो अपने एजेंडाज़ हैं, वो जानबूझ के, जैसा भी आपने शुरू में कहा, कि वो कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ फैलाते हैं संघ को लेके। संघ का जो काम है, जो योगदान है, 100 वर्ष होने वाले हैं संघ को। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर संघ को, चूँकि आपसे बेहतर कोई शायद इसका उत्तर ना दे पाए, अगर संघ को अगर नटशेल में, संक्षिप्त में अगर उसको अगर
परिभाषित करना हो तो क्या होगा वो? मुश्किल है, लेकिन ऐसा है कि चरित्र निर्माण, क्योंकि कुछ भी काम अगर करना है, आप कोई भी सिस्टम हो, वो फेल होता है जब लोग गलत होते हैं। और कोई भी सिस्टम कैसा भी हो, अगर लोग सही होंगे तो सिस्टम को सही चला सकते हैं। और इस संघ का पहले से मानना था कि अच्छे व्यक्ति निर्माण करना। डॉक्टर हेडगेवार से लेकर ये काम चला, तो इसको मैन मेकिंग मिशन बोलते हैं कई हमारे अधिकारी, कि व्यक्ति निर्माण करो, जिस क्षेत्र में जाएगा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। तो पहला तो व्यक्ति निर्माण, दूसरा राष्ट्र भक्ति की भावना और सच्चरित्र रहने की भावना, ये उसके अंदर व्यक्ति के अंदर वो गुण होना ही चाहिए। और जो भी करना है अपने समय के अलावा कुछ समय समाज को देना। ये एक जो आदत डालते हैं, 1 घंटे की शाखाएं बुलाया, तो पहले लगता है कि चलो मैं भी अपने दैनंदिन काम से एक कुछ समय तो मैं दे रहा हूँ, जो मेरे अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। तो अपने स्वार्थ के अलावा कुछ ना कुछ करना, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना, ये एक भावना जगाना। और हिंदू राष्ट्र है तो पहले इसी संघ की भाव है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है यानी हिंदू सब बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दैट इज़ नॉट द इशू। हमारे कोर इथोस वो हिंदू हैं, हमारे कोर वैल्यूज़ हिंदू हैं, और हमारे भारत में जो भी है उसी सनातन संस्कृति से खड़ा हुआ है, और वही हमारी जेन्युइन सोच है। ये जब हम ये अपनी ओरिजिनल जीनियस पे जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। ये क्लियर कट थॉट्स थे। इसके लिए अगर व्यक्ति निर्माण होंगे सारे उस दिशा में काम करेंगे। सो आई वुड से दैट वुड बी इन अ नटशेल व्हाट वी कैन से। तो जो बातें भ्रांतियाँ फैलाते हैं अलग बात है, लेकिन बेसिकली ये और किसी के विरुद्ध नहीं था। जब डॉक्टर जी ने बनाया तब भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर जी का कहना था कि जब उन्होंने काम किया कई सालों, क्रांतिकारियों के साथ काम किया, कांग्रेस के साथ काम किया, हिंदू महासभा के नेता उनको जानते थे, बल्कि उनकी पढ़ाई हिंदू समाज के जो नेता थे डॉक्टर मुंजे, उन्होंने करवाई थी। माता पिता दोनों गुजर गए थे, बहुत गरीबी थी। तो ये देखा कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम की जड़ जो है वो हिंदू समाज है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. प्राच्यम is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. जाति में, पंथ में, अपने स्वार्थ में लगा हुआ है और बंटा हुआ है।
हर जगह कुछ ना कुछ कारण से बटे रहे, और ये जब जब बंटे तब तक लोग हमलावर आए, देश पे कब्जा करते रहे। कितना ही महान सभ्यता हो, हम उसको बचा नहीं पाए क्योंकि हम कमज़ोर थे और हम आपस में लड़ने के कारण कमज़ोर थे। तो हिंदू समाज को पहले एकत्रित करना, संगठित करना, सच्चरित्र बनाना, तो सारी समस्याएं हल होगी। सो इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी बडी, इट वॉज अगेंस्ट ओन सेल्फ, क्योंकि सबसे बड़ा तो भारत का जो अंग है, अगर वही बिखरा हुआ है तो भारत कहाँ से सुरक्षित होगा, भारत कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो वो सोच के साथ में काम शुरू हुआ था, और यही विचार है, किसी अगेंस्ट है वगैरह सब तो भ्रांतियाँ हैं। अपने को सुधारेंगे तो बाकी सब ठीक होगा, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। और वो दिख रहा है अपने को कि जब समाज बढ़ता है तो समस्या होती है, चाहे वो कोई भी हमलावर आया। हर बार हमने देखा कि कहीं कुछ हो रहा है। मैं अटल जी का पीछे वीडियो देख रहा था, बोले जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी तो उस समय लोग वहाँ खड़े देख रहे थे कि देखे कौन सी साइड जीतेगी। तो ये जो था कि जो तुलसीदास ने कहा कौन भय हमें क्या करना, उन्होंने किसी और कारण से कहा, लेकिन हमारा एटीट्यूड यही था कि हमारे अपने गांव के रिपब्लिक चलते थे, सब चलता था, हर राजा अपना राज्य करता था, भारत एक है सबको पता था, संस्कृति एक है सबको पता था, गंगा की पूजा करते थे, हर जगह उनका 4 धाम थे, सब कुछ था। लेकिन हम सब पहले बाहर आया तो हम इकट्ठे हैं, ये भाव नहीं था। वो भाव जगाने का प्रयत्न डॉक्टर जी ने किया और वो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप। रतन जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ जर्नी रही है, जीवन यात्रा है, बहुत से संघर्ष से भी गुजरना पड़ा। मैं जो पूछना चाहूँगा, आपके अनुभव और क्या कुछ आपने अनुभव किया और किन चीज़ों से गुजरे इमरजेंसी के दौरान है, उसके बारे में बताएं। तो देखिए, मैं पर्सनली लकी था, मैं 20 दिन ही जेल में था। उसका कारण ये था कि नागपुर हाई कोर्ट के जस्टिस ललित, इन्होंने एक जजमेंट दी कि इमरजेंसी के अंदर भी आप अपनी बात रख सकते हो और आपको उसके ऊपर जेल में नहीं डाला जा सकता। ऐसा उन्होंने एक दिया था। सत्याग्रह हुआ उसके बारे में भी, और पोस्टर छपते थे, हम पोस्टर लगाते थे, वॉल पेंटिंग करते थे। तो उस चक्कर में हम लोग बाद में छूट गए जल्दी, लेकिन हमारे मित्र 6 महीना जेल में थे, कोई 1.5 साल मीसा में था, तो उस चक्कर में हम बाहर आ गए। लेकिन ओवरऑल जो संघर्ष था, तरुण थे एकदम हम, यानी मैं जैसे मैंने कहा दोबारा जब पढ़ाई शुरू की और मैंने ह्यूमैनिटीज़ में गया, उस समय गया और जाते ही इमरजेंसी आ गई। तो पिताजी को मैंने कहा था कि मैं आके ऑफिस में भी काम करूंगा, वो सब फेल हो गया क्योंकि मैं तो पूरा समय इसमें लग गया। लेकिन जो मैंने ओवरऑल देखा कि लोगों का जो एक संघर्ष, जो लोगों का एक डेडिकेशन था, विश्वास था, क्योंकि मैं उस समय हमारे केंद्रीय अधिकारियों की पहली मीटिंग मुंबई में, तो मैं भी उसके अंदर उनको पहुंचाने में, लाने में मैं भी था। तो उन्होंने किस प्रकार से अपने भेष बदले, कैसी बैठे, ये सब मैंने वो देखी। तो एक जो बड़ी बात थी कि एक अनबेंडिंग माइंडसेट कि भाई संघर्ष करना है। जब ऐसा आया कि भाई सत्याग्रह करना है, तो संघ के अधिकारियों ने कहा, रज्जू भैया का चरित्र मैंने लिखा, उसके अंदर वो कहते हैं कि हमने कहा रुको, हम पहले पता करते हैं तैयारी कितनी है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, हम 3 महीने बाद सत्याग्रह शुरू करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, आज एकदम भावना में के करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और वैसे प्लानिंग की और बड़ी संख्या में लोग गए, उसकी फिगर भी है, कुछ लाख के आसपास लोग, 77,000 लोग जेल में गए थे उस समय, और लाख लोग जेल में थे। मीसा में मैक्सिमम हमारे संघ से रिलेटेड लोग थे। यानी कई घरों के अंदर खाने पीने की भी समस्या थी। पिता चला गया। एक घर ऐसा था, जो मेरा एक दोस्त था, वो IIT में था, वो जेल में गया मीसा में। उसका भाई बड़ा, वो पहले जेल में गया, वहाँ से उसको फिर मीसा लगी। और पिताजी भी संघ का काम करते थे, माँ भी संघ का काम करती थी। और भाव कैसे होता है, तो हमारे जो एल्डर हैं, जिनकी मैंने बात की, एडिया जी, उस समय एकदम तरुण थे। उस सब घरों में उनका जाना होता था कि भाई किसी को समस्या तो नहीं है, घर में खाना पानी है कि नहीं, और कुछ समस्या तो नहीं है। ऐसे सब स्वयंसेवक अलग अलग कार्यकर्ता घूमते थे। उस घर में गए तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, 2 बेटे तो मेरे जेल में, मैं नहीं चाहता हूँ तीसरा जेल में जाए, तो तू घर मत आना, पागलपन मत कर। मतलब उस माँ का सोचो और कार्यकर्ता का सोचो, ऐसे हजारों परिवार। और उस समय मैं, क्योंकि बाहर आने का, जेल भी जा सकता था, तो मुझे मीसा लग सकता था, तो मैं सूरत गया, हमारे भाई साहब थे, वहाँ भी बैठकें होती थी। मतलब एक विश्वास था होगा। और जब कोई कहता था नहीं होगा, तो हमारे अधिकारी कहते थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी को एक बार पूछा हमारे कार्यकर्ता ने कि सारी तरह जय जयकार हो रही है, देखिए इमरजेंसी में लोग तो बड़े खुश हैं, अनुशासन है, सब कुछ है, तो क्या होगा आगे। तो वो बोले ये सारा भाव टेम्पररी है, जैसे जैसे डिक्टेटरशिप बढ़ेगी लोगों का भाव जागेगा और अंत में ये पासा पलटेगा, वैसा मुझे विश्वास है। दत्तोपंत ठेंगड़ी बहुत बड़े आइडियोलॉग थे, भारतीय मजदूर संघ ABP चलाने वाले, स्वदेशी जागरण मंच चलाने वाले, और जिन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था 1969 में कि कम्युनिज्म फेल होगा। उनकी बुक आई थी कम्युनिज्म अपनी कसौटी पे, और मैंने संघ शिक्षा और उनका भाषण भी सुना। ऐसे ज्ञाता, उन्होंने कहा कि ये जाएगा और लोग जागेंगे।
रज्जू भैया जब उस समय अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, जो उस समय उत्तर प्रदेश के विभाग प्रचारक थे, लेकिन बाद में उनको अगले इमरजेंसी तुरंत बाद उनको सरकार्यवाह बनाया गया। तो उनको वो गए एक बड़े इंटेलेक्चुअल के पास, तो उसने कहा कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, क्या होगा, बड़ा भविष्य अंधकार में है। तो उन्होंने कहा भविष्य अंधकार में नहीं है, सब बढ़िया है, लोग के भाव उठ रहे हैं और हम जो लगातार काम कर रहे हैं इसका भी असर लोगों पे है। और बोले कैसी बात करते हो तुम? बोले इलेक्शन होगा तो क्या होगा? उन्होंने कहा इलेक्शन होगा तो सारे नॉर्थ के अंदर एक भी सीट नहीं आएगी, साउथ में गिनी चुनी सीट आएगी। तो बोले पागल है, तो ऐसी बात करता है। बोलता है मैं ज़मीन में जुड़ा, मैं घूमता हूँ। रज्जू भैया बहुत घूम रहे थे उस समय, IAS ऑफिसर को मिलते थे, IPS ऑफिसर को मिलते थे, उनके चेले थे बहुत सारे यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय के। तो वो बोला नहीं तो गलत क्या कह रहे हैं, और बाद में इलेक्शन हुए, आपने देखा क्या हुआ। तो रज्जू भैया कहते हैं कि कितना भी प्रोपेगेंडा करो, अगर आप समाज को प्रबोधन देते हो, समाज को सच बताते हो और उनको याद कराते रहते हो कि हम क्या हैं, तो जब समय आएगा समाज उसका उत्तर देगा। तो सारी इमरजेंसी के जो 1.5 साल की जो गाथा देखी हमने कि गरीब से गरीब स्वयंसेवक, अच्छे से अच्छा व्यक्ति, उन्होंने जिस प्रकार का संघर्ष सहा, घर का, हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन खासकर मध्य प्रदेश, यूपी में बहुत अत्याचार हुए। यानी उसका मैंने किताब में भी लिखा है, लेकिन अब अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे, असहनीय कष्ट दिया लोगों को। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, घर तोड़े, दुकानें तोड़ी। हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके का अत्याचार किया गया था। एक बहुत ही डार्क चैप्टर है भारत के इतिहास का और पॉलिटिकल हिस्ट्री का खास तौर से। क्या क्या प्रताड़ना की गई, क्या क्या अत्याचार किए गए, किस किस तरीके से लोगों ने क्या क्या झेला, कैसे उनको बंद किया क्या जेलों में, थोड़ा उस पर थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए हम तो ज़्यादा इसकी बात करते नहीं है, लेकिन इनफैक्ट जब जीत गई जनता पार्टी तो बाला साहब देवरस ने कहा था फॉरगेट एंड फॉरगिव, अपने ही लोग हैं, अगर दांत जीत के नहीं चाहते हम दांत नहीं तोड़ देते। लेकिन यह है कि उस समय हालात ऐसे थे कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, स्कूल सारे संघ के बंद कर दिए गए थे। एक वनवासी कल्याण आश्रम को छोड़ के उनके भी स्कूलों को बंद किया, बाकी सब बैन किए गए थे। और ABP बैन नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं को उठाते थे, ABP के कार्यकर्ताओं को भी उठाते थे और ढूंढ ढूंढ के लिस्ट निकाल के लोगों को मीज़ा में डालते थे, कई बार बदले लेने के लिए भी डालते थे। और दुकानें बंद हो गई, लोगों के बिज़नेस बंद हो गए क्योंकि काम ही नहीं करने देते थे। उसके अलावा जेल में जाने के बाद उनको एरोप्लेन ट्रीटमेंट बोलते हैं कि आपको पीठ पे बांधा जाता है और उसे डंडे पे घुमाया जाता है, ऐसे उल्टा टाइट करके डंडे के ऊपर, वो ट्रीटमेंट दी जाती थी। मुंह में पेशाब किया जाता था, महिलाओं को निरस्त रखा जाता था और इस प्रकार के, मतलब वर्णन नहीं करना चाहिए, बहुत ही भयंकर ऐसी प्रताड़नाएं दी गई। नाखून नोचे जाते थे और आप बेल नहीं मिलती थी, पढ़ाइयाँ छूट गई लोगों की, और घरों के ऊपर ध्यान रखना, घरों के अंदर भी पुलिस भेजना बार बार। लेकिन जो मनस्थिति थी कार्यकर्ताओं की मजबूत थी, उसका कारण था कि जो कार्यकर्ता बाहर थे वो अंडरग्राउंड होते भी सबकी देखभाल करते थे। हम जेल से जब आते थे कोर्ट में तो वहाँ की महिलाएं हमारे लिए खाने लेके आती थी, पूरे बिल्कुल बेफिक्रे साथ में महिलाएं आ रही हैं, टिफ़िन आ रहे हैं हमारे लिए, बिंदास वहाँ घूम रहे हैं। तो मनोस्थिति भी टूटी नहीं, लेकिन अत्याचार बहुत हुए। यानी मैं जैसे बुलडोज़र चल गए लोगों के मकान के ऊपर, अवैध मकान बोल के गिरा दिया गया, बहुत सारे कारनामे। शाह कमीशन पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बहुतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद, ये मैं कह सकता हूँ। और स्कूल बंद हुए उसके कारण। इसमें बड़ी मज़ेदार बात है कि उस समय एक मुस्लिम सुपरवाइज़र यूपी में स्कूल में गया, उस भाई पता करो क्या है, तो उसने सारा स्कूल देखा, सब बात की प्रिंसिपल से, उसने रिपोर्ट लिखी कि ऐसे स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, इसको बंद करके सरकार गलत कर रही है। कहने वाला एक मुस्लिम इंस्पेक्टर था, वो रिपोर्ट भी है, रज्जू भाई उसको कोट करते हैं। तो समाज को पता था क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कि डरे हुए थे। इलेक्शन जब डिक्लेयर हुए तो उस समय जब हम जनता पार्टी बनी और हम तरुण लोग जाके बैठते थे उस कैबिन के अंदर, कोई आता नहीं था, जो टेंट के अंदर लगाते थे, होते हैं ना बूथ, कोई आता नहीं था डर के मारे। धीरे धीरे यह हाल हो गया कि पूरी महफिल लग जाती थी वहाँ पर। लोगों को जब डर दूर हुआ, हमने साइकिल रैली निकाली, हमको लगा 100-200 हम साइकिल वाले निकलेंगे, करते करते हज़ारों साइकिल वाले आ गए और इतनी बड़ी मीटिंग है, देवानंद वहाँ पहुँच गए। मतलब सारी चीज़ें जो बदल रहा था माहौल हमने देखा। फिर भी लगा नहीं था कि इंदिरा गांधी हार जाएगी, लगा नहीं था कि इतनी बड़ी विजय होगी, लेकिन लोगों का बहुत जो मन में क्रोध था उस समय इलेक्शन के समय देखना मिला। लेकिन हाँ, वो जो काल था 1.5 साल का, क्या होगा पता नहीं था, लेकिन अधिकारियों को पता था कि आज नहीं तो कल ये सत्य विजित होगा और ये आज नहीं तो कल हार मानेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल, ये जो संघ के बाहर के लोग थे, जो बाहर रहते थे यूके वगैरह, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने पब्लिक ओपिनियन जगाने के लिए सेमिनार किए,
यूएसए में, यूके में, जहाँ जहाँ कर सकते थे वहाँ सेमिनार किए, उनको प्रेस को पूरी उन्होंने बताया क्या चल रहा है वहाँ पर। और यहाँ से सुब्रमण्यम स्वामी और मकरंद देसाई ये सब जो अंडरग्राउंड होके वहाँ पहुँचे, जो आपको पता ही है लोकसभा में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, वो सारा नेटवर्क संघ का था। और जब यूके पहुँचे तो उन्होंने कहा, मेरे चाचा जी का बेटा था, उनको होस्ट किया था उन्होंने, तो बोला मैं तो संघ को मानता हूँ, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, अब जो ये बोलेंगे हम करेंगे। बात की पॉलिटिक्स छोड़िए, लेकिन वो जो बहादुरी से काम किया उसके कारण प्रेशर है इंटरनेशनल, उसमें भी एक बड़ा हाथ था संघ का। कहीं भी मतलब झुके नहीं। जो बाला साहेब देरस के पत्र की बार बार जिक्र करते हैं, अभी अगर आप चाहते हो कि आपका संगठन भी रहे और आपके स्वयं से भी ठीक रहे और आपको लगता है डिप्लोमेटिक चैनल खुली होनी चाहिए, तो बाला साहेब देरस ने पत्र लिखा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है हमारे यहाँ तलाशी लो, जो करना करो, लेकिन और सत्य का सत्य हो जाने दो, केवल आरोप से काम नहीं चलेगा। इट वॉज वेरी फर्म लेटर्स, और उसका कभी किसी हमको तो नहीं लगा कि भाई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है, बल्कि इलेक्शन के समय स्पेशली उनके आए थे दूत, और माधवराव मोले जो सर कार्य हुए थे, उस समय उनको कहा कि तुम भाई जरा रोक दो अपना सत्याग्रह वगैरह और पीछे हट जाओ, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वरना जीतने के बाद आपको ऐसा कुछ लेंगे आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो अभी आप मान जाओ, हमारे साथ आ जाओ और चुप करके बैठ जाओ। तो माधवराव ने बोला इट्स टू लेट, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं कि आपको जो करना आप कर लो। तो वो भी दबाव आया था। लेकिन ये मैंने देखा कि हमारी शाखाएं भी लगती थी, अलग अलग नाम से लगती थी, स्पोर्ट्स करते थे हम, और रेगुलर मीटिंग्स भी होती थी, कल क्या करना है, सत्याग्रह कहाँ करना है, कैसे करना है। मेरे कॉलेज में हर हफ्ते में एक सत्याग्रह होता था, और उसके कारण ही मुझे उठाया उन्होंने। तो इस तरह से माहौल बहुत अच्छा था, तरुणों ने हार नहीं मानी, कार्यकर्ताओं ने माने, जो उन्होंने बताया कि महिलाओं का बहुत बड़ा साथ था। और आपको कहाँ से उठाया, कैसे उठाया? मैं वॉल पेंटिंग के लिए रात को निकला था, तो मुझे सत्याग्रह करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह 4 बजे की बात है, उठा लिया था, हम 3 लोग थे तो तीनों को उठा लिया था। पर लकीली हमारे पर टॉर्चर नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पुलिस वॉज वेरी गुड। कहाँ की बात है, किस? ये बम्बई की, विले पार्ले की। अच्छा। उसके बाद भी जब भी कुछ होता था, विवेकानंद जयंती है तो उठा लेंगे, कुछ 2 अक्टूबर है तो उठा लेंगे, पुलिस स्टेशन में रात भर रखेंगे। लेकिन जो अत्याचार टिपिकली कांग्रेस रूल प्रदेश में था, ऐसा यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं हुआ था ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जेल के अंदर क्या माहौल था? बहुत उत्साह का माहौल था, शाखा लगती थी, खूब मस्ती चलती थी, खूब मस्ती चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि अगर 100 हमारे तो इक्का दुक्का कोई सोशलिस्ट भी होता था। सोशलिस्ट सत्याग्रह में जनरली बोलते थे, आते नहीं थे, हमारे ऐसा अनुभव रहा। तो लेकिन वहाँ होते थे इक्का दुक्का जो नेता थे, क्योंकि नेता उनका नेता ही होते हैं, कार्यकर्ता होते नहीं सोशलिस्टों में, तो वो सारे थे वहाँ पर। तो खूब मस्ती चलती थी, गीत गायन, खेल, सब कुछ चलता था। यानी खाने में आटा से भरी रोटियां, पानी के अंदर तैरता हुआ घास फूस वाला खाना, उस पर भी हम पैरोडी बनाते थे। क्या बात है। और खूब मस्ती रहती थी। और घर के लोगों की, माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रही? माँ हमारी बहादुर सी, पहले माँ को कभी नहीं लगा ऐसे। माँ, जब हम शाखा में भी जाते थे तो पिताजी नाराज होते थे, व्यापारी थे हमारा, लेकिन कि भाई इतना समय क्यों देते। माँ हमेशा बोलती थी क्लब में नहीं जाते, ना दारू नहीं पीते, ना टाइम ख़राब नहीं करते, ना करो। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, पिताजी ने भी हिम्मत नहीं हारी, गया तो गया, कोई बात नहीं। बाद में उन्होंने कभी डांटा भी नहीं इस बात के लिए। सो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भाई वगैरह सबने साथ दिया, चिंता मत करो बोला। तो क्योंकि सारे वैसे ही थे ना आसपास के, हमारे और भी तरुण थे, वो भी जाके मिलते थे, घर में आते थे कि तो ठीक है वगैरह। तो इसके कारण बहुत ही पारिवारिक, एक परिवार का जो माहौल है संघ का, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लोगों को पता नहीं है कि रज्जू भैया को किसी ने पूछा आप राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, क्या हो, तो उन्होंने कहा पारिवारिक संगठन है। क्या बात है। और पारिवारिक संगठन का सबसे बड़ा हमने जो असर देखा वो इमरजेंसी में देखा। प्रचारक कहीं भी जाता है, वो अंडरग्राउंड है, किसी के घर में जाके रह लेगा, किसी का मामा बन गया, मौसा बन गया, किसी का चाचा बन गया, वहाँ पर है, बच्चों के साथ पिकनिक मना रहा है, बीच पे चला गया, वहाँ से चुपचाप निकल गया, पुलिस आती तब तक तो गायब होता था। तो वो जो परिवार के कारण जो हमारी मूवमेंट को जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, वो परिवार के कारण था। परिवार का हर सदस्य, जैसे मैंने कहा कि माँ को पता है कि भाई ये बेटा गया, कोई बात नहीं, ये है, मेरे दूसरे बेटे हैं, ये बहुत बड़ा संबल हमारी पारिवारिक व्यवस्था को है, जिसके कारण कह सकते हैं कि परिवार से संबंध रखना जो संघ की खासियत है, परिवार के हर सदस्य से, और सबको अपना मानना और साथ में रहना, ये जो एक सुख दुख में, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये बहुत लोग अंडरमाइन करते हैं, उनको पता नहीं इस बात का। और आज भी ऐसा ही पारिवारिक माहौल रहता है संघ में? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल भावना वही है लोगों बिल्कुल बिल्कुल। आज ये होता है कि बड़े शहरों में समय कम मिलता है, हाँ। तो जितना पहला हम समय निकाल के मिलते थे उतना नहीं मिल पाते, लेकिन वो पूछताछ घर की, बच्चों की, सबकी, कुछ काम है, कुछ है नहीं है, कहीं बाहर गया तो उसके घर में कुछ करना है क्या, ये सारा भाव उतना ही है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है। बड़ी हैरानी होती है देख के कि
जिस नेता ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, इतना अत्याचार किया, इतना दमन किया, संविधान की आत्मा को रौंद दिया, उनके वंशज आज संविधान लेके घूमते हैं और जगह जगह दिखाते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। ये देख के बड़ी हैरानी होती है। शायद उनको अपने ही परिवार के इतिहास को एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इमरजेंसी होती क्या, हमसे पूछो ना। ये जो इमरजेंसी कहते हैं, इनको तो पता ही नहीं ना। एक दिन वहाँ पर रह के देखें, जिस प्रकार से वो पैर पे डंडे पड़ते थे, तलवे के ऊपर डंडे पड़ते थे, एरोप्लेन करके लटकाया जाता था, और जिस तरह धूप में बिठाया जाता था, जिस तरह से उनको भूखा रखा जाता था, और ये जो मैंने और अत्याचार बताया वो कभी सह के देखे? इन्होंने देखा ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि क्या सप्रेशन क्या होता है, कि आप घर से निकलोगे, आप डर के देखते हो आसपास पुलिस वाला तो नहीं है, आप जहाँ जाते हो सहमे रहते हो कि भाई यहाँ से कोई बात को देख तो नहीं रहा, कोई कर तो नहीं रहा। हमको पता चलता था कि पुलिस वाला है, तब हमें पता चला, एक व्यक्ति ने बताया कि कोई कितना भी प्लेन क्लोथ मैन होगा, उसके शूज़ देखो। शूज़ यूनिफॉर्म के होते हैं, हम तब सीखे थे बात। तो ये सारी बातें जिन्होंने देखो, उनको पता ही नहीं है। आपकी मैगजीन नहीं छप सकती, सील हो जाते हैं, आपके मैगजीन के कार्यालय सील हो जाते हैं, संघ के कार्यालय सील हो जाते हैं, प्रचारक कहाँ कहाँ छुपता है, कहाँ कहाँ स्वयंसेवक छुपता है, कैसे अंडरग्राउंड रहते हैं, इनको पता ही नहीं है। 1942 में जो अंडरग्राउंड नेता थे, उनको संघ के घरों ने संभाला। ये कोई मानता नहीं है। अरुण आसफ ने अपने आत्मकथा में लिखा इस बात को। हंसराज थे, लाला हंसराज दिल्ली के, उनके घर में नहीं थी वो। तो ये सारी बातें उनको पता नहीं, इसलिए इमरजेंसी आसानी से कहते हैं ना। संविधान का पहला जो केस हुआ वो संघ के मैगजीन ऑर्गेनाइजर पे हुआ, उसका संपादक जेल में गया, वो लड़ा और केस जीता, उसके कारण पहला अमेंडमेंट आया। तो कहा भी कॉन्स्टिट्यूशन की हमें बताएंगे। लेकिन यही लोग हैं जो संघ के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि बहुत आवश्यक है कि क्या ये भ्रांतियां हैं और क्यों आवश्यक है कि सत्य को जो है सामने लाया जाए और इनका खंडन किया जाए, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये क्या होता है ना, झूठ बार बार अगर दोहराया जाए तो सच मान लिया जाता है। तो क्या ये भ्रांतियां हैं जो ये लोग फैलाते हैं और उसका सच्चा पक्ष क्या है? थोड़ा कल ही कांग्रेस लीडर ने ट्वीट किया, मैंने उसका उत्तर दिया, बहुत वायरल हुआ है, जिसके अंदर संघ जो था उसने इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जिसके अंदर वो कह सकते हैं। बल्कि संघ वाले कंटिन्यूस डॉक्टर जी के समय से, गुरु जी के समय खासकर, पूरा उनके ऊपर सीआईडी रहती थी। सीआईडी की रिपोर्ट्स है, मैंने कोट किया अपनी किताब के अंदर कि कैसे सीआईडी क्या रिपोर्ट देती थी, किस प्रकार से गुरुजी के दौरे का एक एक दौरा चेक करती थी, किस प्रकार से कार्य, सब कुछ रिपोर्ट बनाती थी। किसके पीछे जाते, अगर अंग्रेज साथ में थे तो क्यों रिपोर्टें बनती थी। और कहते हैं उसको बैन नहीं कर सकते, लीगल कुछ ये करने वाला दिखता नहीं है, लेकिन आदमी खतरनाक है। जिस दिन इसने कहा, इसकी शक्ति हो गई कि ये विद्रोह करो, तो विद्रोह करेगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे, उनके शब्द हैं, मैंने कोट किया है। इसलिए इस तरह की अफवाहें उड़ाने का मतलब नहीं। हुआ क्या था कि 1947 में पार्टीशन के समय संघ ने जो काम किया उसके कारण पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त थी। बीबीसी ने कहा कि अगर कोई नेहरू के साथ में पॉपुलैरिटी में खड़ा होगा तो केवल गुरुजी हैं, इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी। उससे लोग डरते थे। गुरुजी ने बार बार कहा हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनको विश्वास होता नहीं था। तो गांधी हत्या के पहले ऑलरेडी महाराष्ट्र कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था कि संघ को बैन किया जाए, संघ को क्रश किया जाए, नहीं करेंगे तो हम करेंगे जी। दिल्ली में प्रस्ताव पास हुआ, ऑल इंडिया भी पास हुआ। यानी पहले से उनके मन में एक तो खुंदक थी, वहाँ से उनके कांग्रेसी नेताओं को पंजाब से बचा के लाने रहे संघ के स्वयंसेवक, लेकिन यहाँ के वो तो लगे हुए सत्ता के खेल में। और पार्टीशन के समय वहाँ की सुरक्षा का सारा काम स्वयंसेवक कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं। ये सारा जो उन्होंने किया उस पॉपुलैरिटी जर के किसी तरह क्रश करना है, वो क्रश करने की कोशिश की। उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये 1.5 साल का संघर्ष चला, सत्याग्रह चले, सब चले, बहुत ऑपरेशन हुआ, नौकरियां गई, लोगों के घर जला दिए गए। आप जानते हैं गांधी हत्या के बाद में पूना में ही आप बैठे हैं, यहाँ जो हुआ। तो जब संघ दोबारा शुरू हुआ था, कईयों को लगा कैसे करेंगे, संघ का क्या होगा, कुछ ने कहा संघ की जरूरत नहीं, आज़ादी तो मिल गई, हम सेवा कार्य करेंगे। यहीं पूना में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू किया, विद्रोह करके बाहर गए। गुरुजी ने कहा मैं तो, डॉक्टर जी ने पता वही काम करूंगा, अगर निकल गया सब तो मैं संघ दोबारा शुरू करूंगा। इस परिस्थिति में संघ का काम दोबारा शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, जो बोलते तो चुपचाप काम करो, संगठन मजबूत करो और लोगों को अपने आप जवाब मिलेगा हमारे काम से। 1950 से लेकर 1990 तक संघ का कोई प्रचार विभाग नहीं था। प्राच्यम
is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyum. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. मीडिया से कोई रिलेशन नहीं थे, पत्रिकाएं छपती थी उनकी। तो आप सोचिए कि खुला मैदान मिला 40 साल, जिसमें लेफ्टिस्ट उन्होंने, कांग्रेस ने खुद बवाल कटाया, उन्होंने किताबें छापी, पैम्फलेट छापी, यहाँ तक कि बोला कि 1.5 बार तो जर्मनी गए थे वगैरह वगैरह, सब हो गया। तो 1993 में फाइनली प्रचार विभाग बना। उसके बाद में तो हमने अपनी बातें रखनी शुरू की। उसके अंदर कुछ लोगों ने खंडन शुरू किया। अच्छा, खंडन करे, छापे कोई नहीं। अगर आप खंडन भी करते, छापेगा कौन? जैसे मैंने कहा कि मीडिया तो कोई भी मित्र था ही नहीं उस समय, तो करेगा कौन? तो उसके धीरे धीरे हवा बदली। अभी जब आपने कहा कि आपने प्रसिद्धि करनी नहीं है, प्रसिद्धि करेंगे तो वो अपने विचारों के विरुद्ध है, तो प्रसिद्धि की आदत कैसे लगेगी? सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू कम आउट ऑफ दिस सेल्फ इम्पोज साइलेंस। आप ऐसा मानिए कि पार्टीशन के बाद एक किताब छपी थी, नाउ इट कैन बी टोल्ड, ए.एन. माली की, आज दोबारा रिप्रिंट हुई है किताब, बहुत अच्छी किताब है। वो स्वयंसेवक नहीं थे, उन्होंने उसके अंदर एक पूरा चैप्टर लिखा था, अ फ्रेंड इन नीड, जिसके अंदर उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं ने कैसे काम किया वगैरह बहुत डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ आए, वो किताब छपी, और तो गुरुजी को किसी ने कहा जलंधर में कि इस किताब का रिलीज़ किया जाए, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा। बोले क्यों नहीं करेंगे? तो बोलते हैं आपने घर में अपनी माँ की सेवा की न्यूज़पेपर में छपा क्या? उन्होंने एक और जगह कहा, स्वयंसेवक को बोला मुझे पता है कि मैं आपकी शाबाशी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कहीं इसकी प्रसिद्धि नहीं कर रहा हूँ, आप अपने मातृभूमि के लिए काम कर रहे हो, आप क्यों अपेक्षा करते हो? इस विचार से चला व्यक्ति, वो जब वो 1990 में अगर वो प्रचार विभाग बन भी गया, उस साइकोलॉजी से आने में समय जाता है। अब वो लिखते लिखते कोई खंडन मंडन करता है, कोई किताबें लिखता है, सब शुरू हुआ है। लेकिन उसमें डेफिनेटली हम पीछे थे, प्रसिद्धि में, लिटरेचर में हम पीछे थे, मानना पड़ेगा। कुछ मैंने कहा सेल्फ इम्पोज था, कुछ स्वभाव बदल गया था, उसमें हमारे जैसे ढीठ थे जिन्होंने कहा हम तो समझाएंगे संघ क्या है। और धीरे धीरे आपने देखा कि बहुत लोग लिखने लग गए, बहुत कुछ आने लग गया, और मीडिया को भी लगा अब तो बताना ही पड़ेगा, लोग तो पूछ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है समय बदला, लेकिन वो सब ये आदत लगने में भी समय गया। इसके कारण आज उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बैकलॉग है 50 साल का। इसके कारण वो बार बार झूठ आप बोल सकते हैं। हाँ, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, संघ का बताया। अभी वो कहते हैं जी वो गोडसे था, वो संघ का स्वयंसेवक था, गोडसे 1932 में संघ से नाराज होकर निकल गया था, बहुत इम्पेशंस था।
और गोडसे बाद में हिंदू महासभा से भी अलग उसने अपना संगठन भी बनाया था, सावरकर जी से प्रेरणा भी ली थी, उसने गांधी हत्या की। लेकिन गांधी हत्या का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? हिंदुत्व को हुआ। हिंदुत्व का काम 30 साल पीछे गया, संघ का काम 30 साल पीछे गया। हिंदू समाज हमेशा के लिए उसको दाग लगा दिया गया। हमेशा के लोग बार बार बोलते हैं कि पहला टेररिस्ट था। गोडसे ने जो किया एक अपना विषय है, उस पर मैं आज वैल्यू की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट तो पड़ा समाज पे, हिंदू समाज पे, दूसरों पे तो नहीं पड़ा। दूसरी बात, जिन्ना भी कांग्रेस में था, बल्कि जिन्ना पहले कांग्रेस में सेक्युलर नेता था और उसने विरोध किया था इसका, ये खिलाफत मूवमेंट का, और उसके कारण नाराज होकर बाहर निकला। उसका मतलब पाकिस्तान बनाने में कांग्रेस का हाथ था। हम कहें कि जो लाखों लोग मरे, जो करोड़ों लोग बेघर हुए, उसमें कांग्रेस का हाथ था। हाथ तो वैसे भी था, लेकिन जिन्ना था उसके अंदर। तो जो व्यक्ति संगठन छोड़ चुका, इसलिए छोड़ा कि तुम निकम्मे हो, तुमसे होता नहीं है काम, तुम तो कुछ करते नहीं हो, सशस्त्र कुछ करना पड़ेगा। सावरकर भी इसके लिए संघ की निंदा करते थे, मतलब क्रिटिसाइज़ करते थे। बाद में सब उनके ध्यान में है, लेकिन उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। संघ ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने संघ को माना कि संघ सही कर रहा है। तो संघ लोगों स्वयं का अचार डालता है, ये उनका वाक्य था। सावरकर ने कहा कि स्वयं क्या ने क्या पैदा हुआ, शाखा में क्या मर गया। ये कहने वाला व्यक्ति बाद में 1948 में संघ की शाखा में जाता है और बोलता है कि मैं तो जाऊंगा, मेरी मर्जी से जाऊंगा, मुझे नहीं बुलाया तो भी जाऊंगा। वहाँ के भाषण देता है और वो कहता है कि देखिए, मैंने भी बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन पानी आता बाढ़ में बह जाता है। बाढ़ बना कर उसको रोक कर ज़मीन को उपजाऊ बनाना ये संघ ने किया है, तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने उसको कोट भी किया है। तो जो महान आदमी होता है वो मानता है कि कहीं पर अगर उसके समझने में अगर कुछ फ़र्क हुआ तो ही विल री अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। और उस व्यक्ति ने प्रशंसा की। और यहाँ तक कि जब अभिनव भारत भंग किया तो श्री गुरु जी को बुलाया उस कार्यक्रम में। तो काम समझने में, हिंदू समाज का मनस्थिति समझने में, जो संघ के कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हैं, हिंदू का मानस समझने में, ये सबसे बड़ी खासियत संघ की है। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी क्रांति की बातें कर सकते हैं, कर रहे हैं आज भी लोग जो मानते हैं कि संघ कुछ नहीं कर रहा। सावरकर ने भी कहा था, सावरकर से बड़ा ज्ञानी, सावरकर से बड़ा ब्रिलियंट माइंडसेट तो नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के ध्यान में है कि अपना काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इन्होंने ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ध्यान में है। और वो जो असर दिखता है हमको आज 90 साल के इतिहास में, संघ के 100 साल के इतिहास में असर भी दिख रहा है। तो हिंदू मानस को समझते हुए काम खड़ा करना, समाज को जोड़ना, ये जो कला संघ की है बहुत लोग समझ नहीं पाते। बाकी इल्ज़ाम तो लगते रहेंगे, आप बार बार वही दोहराते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे, लेकिन लोगों को समझ में आने लग गया कि ये बातों में दम नहीं है। अभी आप हिंदू की बात करें तो कम्युनल है। एक मज़ेदार बात है कि कश्मीर के अंदर 370 हटाना है। वो प्रजा परिषद बनी, उसमें संघ के लोग भी थे, खूब आंदोलन चले और 301 देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, सारा हुआ। शेख अब्दुल्ला क्या कहता है कि मैं तब तक नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा जब तक कम्युनल ताकतें अपनी बात वापस नहीं लेती। हम सेक्युलर लोग, यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण विशेष अधिकार मांग रहा है वो सेक्युलर, और जो कहता है कि राष्ट्र से जुड़ना चाहिए वो कम्युनल। ये परिभाषा जिस देश में थी उस देश में भ्रांतियां फैलाने में क्या देर लगती है। बिल्कुल। तो ये सोच जो था इसके विरुद्ध संघ काम कर रहा था। आप ये सोचिए। बात ये चली है तो कुछ और चीज़ों पे भी हम चाहेंगे कि एक सत्य जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। बहुत हाल की बात है, इन द रिसेंट पास्ट है ये। बहुत मैंने देखा कि एक भ्रांति फैलाई गई, एक नैरेटिव पैडल किया गया कि बीजेपी और संघ के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अंदर ही अंदर है। और इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन में यहाँ तक कहा गया कि संघ जो है वो सामने आया ही नहीं प्रत्यक्ष रूप से, उसने कोई ग्राउंड वर्क किया ही नहीं, इसीलिए इनकी सीट्स कम आई हैं। क्या यथार्थ है इसके पीछे? इस बारे में बहुत बोल चुका हूँ। मेरा एक आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ था और मुझे खुशी है कि उस आर्टिकल के कारण या उस आर्टिकल भी उसमें हिस्सा था कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता जरा संघ की भूमिका समझें और मिल के काम करें और कार्यकर्ता ज़मीन पे उतरें। संघ छोड़ दीजिए। मैं कहा करता था कि ये जो प्रॉब्लम हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रॉब्लम है कि उनको लगा कि ज़मीन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें संघ का कोई हाथ ही नहीं है सोच में। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता अपना एक मन में मानस जागा कि मोदी जी ने सब कर दिया, हम तो खाली सोशल मीडिया पे अंगूठा दिखाएंगे, जय जयकार करेंगे, कार्टून डालेंगे, हम जीत जाएंगे। हम तो नहीं मानते, समाज में जाके उतरना पड़ता है। वो हुआ। और जो क्रिटिसिज्म इस बात का था कि समाज में उतर बिना काम नहीं होता, ये कुछ कार्यकर्ता मिडिल लेवल के भूल गए थे। वो उसका ध्यान में आपने उसका असर बाद में परिणाम भी अच्छा हमको सुखद देखना मिला। तो संघ और बीजेपी के अंदर कोई दरार थी ऐसा नहीं था,
बीजेपी बहुत बड़ा दल है। मैंने बात 2007 में कही है कि हर संगठन जो, और मेरी किताब में 2006-07 की बात कर रहा हूँ, कि हर संगठन संघ में जैसे जैसे बड़ा होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके अपने फुल टाइमर निकलता है, अपना संगठन बनता है। शुरू में जहाँ मदद की जरूरत होती है संघ मदद करता है, उसमें जनसंघ भी है और बीजेपी भी है। बीजेपी को दोबारा जब अडवाणी जी को लगा कि भाई ज़रूरत है, जब 1984 में मार पड़ी, उन्होंने रिक्वेस्ट की संगठन में, कई स्वयंसेवक दिए गए उस समय, पहले 1950 में दिए गए थे। तो जब ज़रूरत होती है, कोई संगठन नया खड़ा होता है, उसको प्रचारक मिलते हैं, सहायक मिलते हैं और बाद में अपने पैर पे खड़ा होता है। इसी तरह बीजेपी भी खड़ा हो गया। लेकिन परिवार का जो नाता है, आइडियोलॉजिकल परिवार का नाता तो है ही है। और अगर मेरे पास कोई आएगा नहीं मुझसे बोलने की चलो यार गली में जाकर आते हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब आपका कैंडिडेट कौन है बता दो, इस बूथ पे क्या काम करना है, मेरी कॉलोनी में कब कैंडिडेट को बुलाना है बताओ, और वो नहीं बताएगा तो संघ की तो प्रॉब्लम नहीं है ना। संघ बीजेपी के परिवर्तन की वो संघर्ष की बात है, लोकल लेवल पे समस्या है। लोकल लेवल पे अगर कार्यकर्ता को लगता नहीं है कि मैं एक कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को लूँ साथ में, उनको बुलाऊँ मैं और उनके साथ में मिलकर हम करें, करते ही थे, पहले भी करते थे, अब इस बार भी किया है, तो कार्यकर्ता अपने आप तो आगे बढ़ के वो रोल ले नहीं सकता। और लीड तो बीजेपी के कार्यकर्ता को लेने पड़ी। बूथ प्रमुख तो बीजेपी के संघ के है नहीं। बूथ प्रमुख बोलेगा कि यार ये 4 घरों में मेरे साथ चलो, 4 बिल्डिंगों में चलो, तो कब स्वयंसेवक जाएगा। वो एक गैप था। तो वो गैप भरने के लिए बाद में दोबारा जो बैठ गए उसके कारण वो कभी ध्यान में आई और संगठन को ध्यान में आई, उन्होंने बाद में पहुंचे और इकट्ठे काम किया। तो ऐसा है कि इतने बड़े बड़े संगठन अपने अपने काम कर रहे हैं, उसके अंदर कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप रह गया लोकल लेवल पे तो उसका असर दिखा। लेकिन ये नेशनल लेवल पे कुछ था ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नड्डा जी को लोगों ने दोष दिया, मैं मानता हूँ कि नड्डा जी ने कहा सही कहा, शायद समय गलत था, कैंपेन के बीच में नहीं कहना चाहिए था, और कहने को शायद और डिप्लोमेटिक लपेट सकते थे। अभी वो बड़े नेता, मैं उनके बारे में ये कहूँ कि उनको पता नहीं था क्या कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि 10 सेकंड का वीडियो, 4-6 लाइन की हेडलाइन, वो पढ़ के आदमी व्यू बना लेता है। आप जो बनाएंगे यूट्यूब में, आप जो टाइटल देंगे उसको पढ़ के लोग बोलेंगे रतन शारदा को सुनना है कि नहीं सुनना है, वो आप बराबर है। इसी तरह जो नड्डा जी ने कहा, उसको एक वाक्य उठाया, जो स्वयंसेवक सड़क पे था, जो कार्यकर्ता सड़क पे, उसने पढ़ा, उसने अच्छा ऐसा बोलते हैं, उसका परिणाम हुआ होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था, समय शायद गलत था और हो सकता है कि उसको और डिप्लोमेटिक कहा जा सकता था। लेकिन वो बहुत बड़े नेता है, मैं उसके बारे में उनकी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ना मैं कहूँगा कि उन्होंने गलत कहा, क्योंकि फैक्ट था वो। लेकिन आवश्यकता क्या पड़ी कहने की? हाँ, वो इंटरव्यू वाले ने पूछा, इंटरव्यू वालों को तो आदत होती है शरारती प्रश्न पूछने की। आप कितना उत्तर देते हैं आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो वो अगर पता है कि 10 सेकंड की वो जो क्लिप होगी, वो 10 सेकंड की क्लिप के कारण कोई गलत समझ सकता है, तो वो किसी ने गलत समझा होगा और कार्यकर्ता को लगा होगा कि मैं यार काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कह दिया, हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे तो उसमें हैरानी नहीं हुई थी, लोग बोलते थे ऐसे कैसे कह दिया, मैं कहता था गलत क्या कहा। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता को 10 सेकंड की क्लिप और एक हेडलाइन असर कर सकती है, मैं मना नहीं करता उसमें। लेकिन उनके मन में भाव गलत नहीं था, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके आर्टिकल में आपने जो सत्य है उसको बहुत अच्छे से रखा था, और सत्य यही देखने में लगता है कि ये तो निश्चित रूप से हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक एरोगेंस आ गई थी। बिल्कुल, उसको मैं नकारता नहीं हूँ, बिल्कुल, और मैंने कहा भी है। और वो एरोगेंस भी कुछ ऐसी और होता है टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको कहते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड है कि भाई 400 अब किया, 400 पार, मोदी जी सब हो जाएगा, इतना बढ़िया काम किया हुआ है। मोदी जी काम कर रहे हैं, उसको जनता तक कौन पहुंचाएगा? जब कांग्रेस वीडियो रथ लेके घूम रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, रिजर्वेशन निकाल दिए जाएंगे, और उसका उत्तर देने की आवश्यकता ही बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं समझता, तो उसका मतलब वो टेकन फॉर ग्रांटेड की बात है, लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो सोच थी वो एक मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उसके कारण हुआ, पर सबक लिया। जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि अगर आप समझते हो कि बहुत बड़ा सेटबैक, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस को जितने वोट मिलने थे अधिक मिल गए, SC/ST के वोट जो ट्रांसफ़र होने थे हो गए बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, और सारे जो उनको माइनॉरिटी के वोट मिलने थे तथाकथित सारे 99% उनको मिले। वो नए वोट कहाँ से लाएंगे? बीजेपी के जो वोटर नाराज हुए 5-7% जो गलत फहमी से नाराज हुए, वोट देने नहीं निकले, वो अगर 3% जुड़ते हैं तो बीजेपी तो फिर जीती जाएगी पूरी। और आपने देखा महाराष्ट्र में, हरियाणा में इतना ही फर्क पड़ा। सो वो जो 3-4% वोटर, चाहे वो नाराज था, चाहे भ्रम में था, चाहे वो आलस में था, जैसे ही उसके ऊपर काम किया, जैसे ही कार्यकर्ता नीचे उतरे बीजेपी के साथ में संघ के, वो कार्यकर्ता निकल पड़ा, वोटर निकल पड़ा। द वेरी फैक्ट कि आपको लगा ही नहीं इसको रिफ्यूट किया जाए। आज कैसे तुरंत कल के कल रिफ्यूट किया गया अमित शाह जी के स्टेटमेंट जब इन्होंने तोड़ी मरोड़ी, वो जो तुरंत जवाब देने की, देखिए आज के ज़माने में
आपने कुछ कहा तो विद इन सेकेंड सारी दुनिया में फैल जाता है। उत्तर देने के लिए आप कितना भी करो, उत्तर पहुंचते पहुंचते बोलते हैं तब तक तो ऑलरेडी बन चुकी है बात। वो उस समय नहीं ध्यान में आया, उसका नुकसान भुगता, और वो समझ में आ गया तो उसका उन्होंने तोड़ ढूंढ लिया। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्राच्यम भी एक नैरेटिव वॉर लड़ रहा है ना। हम इसी युद्ध क्षेत्र में हैं और ये सब हमारे साथ हैं, ये सब हमारे धार्मिक योद्धा हैं। मुझे भी ये लगता है कि कहीं थोड़ी चूक ये हुई कि जो फेक नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जो फेक नैरेटिव वॉर चल रही थी, उसमें तुरंत जो है उसका काउंटर नहीं आया। बिल्कुल। और उससे एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ। अब शायद सीख ले ली है, अब तुरंत काउंटर आ रहा है, लेकिन उन दिनों जो है वो बहुत डिले होता था काउंटर आने में, तो एक मन में एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में रह जाता, तो उनको लगता है शायद यही सब। और देखिए फ़र्क क्या है संघ और बीजेपी में, संघ लॉन्ग टर्म काम कर रहा है। किसी ने टोक दिया, रोक दिया, एक टेम्पररी सेटबैक, 1 दिन का 2 दिन का शोर मच गया, चला गया। संघ के स्वयंसेवक को पता उसको क्या करना है। लेकिन बीजेपी तो डे टू डे पॉलिटिक्स लड़ रही है, सड़क पे लड़ रही है, रोज की रोज नैरेटिव हो रहा है। तो बीजेपी को प्रोएक्टिव अधिक होना चाहिए कंपेयर टू संघ। संघ नहीं भी तुरंत प्रोएक्टिव होता तो इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो चल रहा है उसका एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, उसमें नैरेटिव आ गया, आपका नैरेटिव आ गया, औरों के आ गए। लेकिन बीजेपी कैन नॉट अफोर्ड दैट। बीजेपी हैड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, और वो मेरे ख्याल ध्यान में आप देखिए पिछले 1-2 दिन में आपको लगेगा अभी तुरंत जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है। ये तो देखा है मैंने। उस समय लोग मुझे बोलते थे अरे आप खामखा बहुत सेंसिटिव हो, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया डेफिनेटली था, जो मोदी जी ने किया वो इतना कुछ था कि कहने को कम पड़े, इतना कुछ था। मतलब आप बोलते जाओ तो विषय खत्म नहीं होते, लेकिन लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बोलना किया तो है भैया, वोट देते तो दोबारा वोट दोगे तो मोदी जी आएंगे ना। ये वहाँ जरा गफलत रह गई, और मैंने तब भी लिखा था कि दे विल लर्न बिकॉज दे ऑलवेज लर्न। वो सीखा है, मुझे लगता है सीख याद रखेंगे आने वाले समय में। तो मतलब नेशनल लेवल पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था ना, ग्राउंड लेवल पे था। बिल्कुल। और आपका कहना ये है कि चूंकि संघ को उन्होंने बुलाया नहीं, इसलिए संघ गया नहीं। संघ के स्वयंसेवक बोलो, संघ क्या, संघ कौन है? मैं बोल रहा हूँ संघ कौन है, ये हमारी सीधी बात है। हम हर स्वयंसेवक संघ है। बिल्कुल। मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग बोलेंगे संघ बोल रहा है, फिर संघ के अधिकारी बोले तुम संघ के स्वयंसेवक, तुमने ऐसे कैसे बोला। ये हम मानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही संघ है, तो जो संघ का स्वयंसेवक नहीं उतरा तो संघ नहीं उतरा, लोग बोलेंगे। संघ से आदेश कोई नहीं आता, लोकल स्तर पे तैयारी होती है। इवन कोविड के समय जब काम किया संघ के स्वयंसेवकों ने, कोई सेंट्रल टीम से आदेश नहीं आया था, समय ही नहीं था। हर जगह पे लोकल और रिस्पांस आने शुरू हुए, लोकल काम शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। ये उल्टा था, यानी नहीं तो क्या होता है ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं, धीरे धीरे नीचे वो बढ़ते हैं सारे हमारे स्ट्रक्चर के थ्रू। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें उल्टा था। यहाँ भी जहाँ पर समझो वहाँ पर कहीं स्टॉल पे नहीं लगा, बूथ पे स्टॉल नहीं लगा बीजेपी का, हमारे स्वयंसेवक ने लगाया 2024 में भी। वहाँ का अधिकारी तो टेबल नहीं दे रहा, के लगा दिया, 2 घंटे बाद बीजेपी के लोग आए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो एक उस समय का मैंने कहा ना कि सेंस ऑफ कंफर्ट था। तो सेंस ऑफ कंफर्ट और लगा कि हमको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि भाई कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ खाली टीवी पे जवाब दे के नहीं चलता, टीवी पे तो तुम्हें करके नहीं चलता। ये तो शोर है, शोर के अंदर कई बात समझ आती नहीं आती, आपको लोगों तक ही जाना पड़ता है अल्टीमेटली। इसीलिए मैंने इमरजेंसी का उदाहरण दिया रज्जू भैया का। इतनी जगह हम गए, इतने जगह लोगों से संपर्क किया, उसका असर उसका देखना मिला 1977 में। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं स्वयंसेवक थोड़े आहत थे कि क्योंकि जो मैंने भी देखा, मुझे याद है जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उसी दिन भोर में मैं पहुंचा अपने काशी में, जहाँ पे मेरा वोटर लिस्ट में नाम था, और बड़े उत्साह के साथ जो है जब मैं गया वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पे, तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हर बार मेरे घर से मैं पैदल ही जाता था, वहाँ जाते जाते मुझे बहुत से मेरे मित्र जो स्वयं सेवक हैं मिलते थे और ग्रीट करते थे और मदद करते थे और लेके जाते थे, हालचाल लेते थे। लेकिन उस दिन मुझे ये थोड़ी हैरानी हुई कि कोई मुझे दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे ख्याल से एक टेम्परेरी एक मिसकम्युनिकेशन था। मैंने कहा ना कि वो जो आज के ज़माने में रिएक्शन तुरंत आते हैं। हाँ, ट्विटर वाले क्यों आ जाता है, मतलब ट्विटर का मजा क्या है कि आपने बोला तुरंत किसी ने गाली दी, किसी ने आपको शाबाशी दे दी। इसी तरह समाज का रिएक्शन इतना फास्ट है कि नड्डा जी ने क्या कहा, नड्डा जी ने क्यों कहा, इसका विचार करने का किसी को टाइम नहीं है। कोई शाखा में डिस्कस नहीं करेगा, बोले हैं ऐसे बोल दिया। ये जो 10 सेकंड का गेम है आज, रिस्पॉन्स टाइम,
दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इससे जो भी कोई व्यक्ति बोलता है, चाहे मैं बोलूँ, जो भी बोले, उसको सोचना पड़ता है कि जो मैं बोल रहा हूँ तुरंत उसका रिएक्शन हो सकता है। मैं तो इनकॉन्सिक्वेशनल हूँ, लेकिन जो नेशनल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, उनको और सोचना पड़ता है। तो सोचते भी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आगे कैसा उसका रिएक्शन हो सकता है स्वयंसेवक के ऊपर या कार्यकर्ता पे, क्योंकि बूथ पे अगर संघ का नहीं था तो बीजेपी का तो होना चाहिए। 11 करोड़ मेंबर हैं बीजेपी के, तो 11 करोड़ मेंबर कहाँ थे? वो भी इसी मजे में थे कि मोदी जी के कारण आ ही जाएंगे हम। और आपकी बात 400 पार। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यकर्ता निर्माण, वो जो एक इतनी तेज़ी से बीजेपी में लोग आए हैं, जिन्होंने 11 साल जब से आए हैं, 2014 के बाद की जो पौध आई है, उन्होंने कभी हार देखी नहीं, उन्होंने संगठनात्मक काम कभी देखा ही नहीं, उन्होंने सब बढ़िया भरा पूरा घर देखा है, भरा पूरा एक वातावरण देखा है। थ्राइविंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जब मालिक आके उसका बेटा बैठता है उसको लगता है सब बढ़िया है, क्या ऐसे मेरे पिताजी बोलते रहते थे मेहनत करो, सब तो बढ़िया चल रहा है। वो जो फीलिंग, रेडीमेड जो ऑर्गेनाइजेशन, रेडीमेड गवर्नेंस और रेडीमेड हर जगह जीत, वो देखने का जो एक आदत पड़ गई, उनको पता ही नहीं है कि संगठन के लेवल पे क्या काम होता है, किस प्रकार से लोगों तक जाया जाता है। वो कमी थी डेफिनेटली, मुझे लगता है उसका भी डेफिनेटली इन दिनों में उन्होंने सोचा होगा, बीजेपी ने काम किया होगा, कर भी रहे होंगे, लेकिन उस समय ये डेफिनेटली एक कमी रही और सबने मान्य किया, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। जब मैंने कहा तो भी मुझे कार्यकर्ता सब ने कहा कि तुमने जगह बिल्कुल सही है, हमारे मन की बात की, हमें भी ध्यान में आ रहा था, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। सो एज अ वेल विशर मैंने जो सबको लग रहा था मैं बोला तो लोगों ने सामने रिस्पॉन्स आया था। इक्का दुक्का नेता छोड़ के बीजेपी के, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय नेता, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुमने गलत लिखा, किसी ने कहा इतना स्पष्ट बोलने की क्या जरूरत है, इतना ही बोला। लेकिन आम कार्यकर्ता ने सबने कहा हमारे मन की बात बोली और इसका सबक हम सब लेंगे। सो विच आई थिंक इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एब्सोल्युटली। और वो ये बीजेपी की खासियत है, संघ की खासियत है कि क्रिटिसिज्म भी सुनना और उसके बारे में कुछ कर सके तो करना। तो ये मुझे लगता है हमने देखा है उसका असर आने वाले दिनों में, बाद के दिनों में। अच्छा, एक बात और है, मोहन भागवत जी के एक स्पीच को भी उसका एक एक्सेप्ट निकाल के वो भी काफ़ी उसको नैरेटिव को फैलाया गया है कि वो इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ था, जो कह रहे थे। देखिए, ट्विस्ट करने में क्या जाता है, तो कोई भी बात को घुमाने में वही कि 4 शब्द निकाल लो। जैसे उससे अच्छा उदाहरण है कि स्त्रियां कुछ नहीं करेंगी, स्त्रियां रसोई में काम करेंगी वगैरह और सब मोहन जी ने बोला। आगे उन्होंने बोला, कुछ साल पहले की बात है, ऐसा लोग सोचते हैं, पश्चिम जगत सोचता है, हम नहीं सोचते। हम कहते हैं कि स्त्री का साथ का बराबर का साथ होना चाहिए, स्त्री को हमने पूरा मौका देना चाहिए, वो सब कुछ कर सकती है। उसको काट के केवल मोहन जी ने कहा। ये डिनायल के बाद भी लगातार ये चलता रहा, आज भी सुना देते हैं। इसी तरह मोहन जी ने कहा उसमें 4 शब्द निकालेंगे। कहाँ वो भाषण दे रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेवा करें, भाषण दे रहे हैं तो सेवा के अंदर नाम की अपेक्षा नहीं करना, ये हर सेवा करने वाले कार्यकर्ता के लिए एक पथ्य है। मोहन जी ने वो कहा, अभी उसको हटा के जाके जोड़ देंगे मोदी जी से, तो उसमें आपकी मतलब सोच की कमी है। तो इसलिए कहाँ कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कि स्वयंसेवक के 100 साल पूरे हुए, उसके बारे में बात किया कि स्वयंसेवक कैसे काम करता, अपनी कभी मशहूरी नहीं करता वगैरह वगैरह। वो स्वयंसेवक के लिए, सबके लिए लागू है, वो मेरे लिए भी लागू है, जो भी कार्यकर्ता उसके लिए लागू है। उसके लिए अगर वो मोदी जी स्वयंसेवक किसी को लगता है उन पर भी लागू है तो कर लो। मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा, मोदी जी तो उसी तरह काम कर रहे हैं, उनको तो उसका फर्क नहीं पड़ता। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट मोहन जी मेंट। बिल्कुल। प्राच्यम is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyum. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है।
Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pracham. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.